पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बोरो धान की फसल में जरूरी कार्य। मखाना की उन्नत किस्में और रोपाई तकनीक। प्रदेश के जिन किसानों ने बोरो धान की रोपाई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में फसल की बढ़वार सही तरीके से होती रहे और फसल में किसी प्रकार की कीट व्याधियां ना लगे, इसके लिए फसल की देखरेख सही तरीके से करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं शासकीय सेवा से रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह। उत्तर बिहार में अधिकतर धान का क्षेत्र जल जमाव से ग्रसित होता है। इसमें खरीफ में धान लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए बोरो धान का काफ़ी दिनों से यहाँ के क्षेत्र में प्रचलन है। बोरो धान की नर्सरी लोग नवंबर में या अक्टूबर के अंत में लगाते हैं और इसकी रोपनी जो ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं उस जनवरी 26 के बाद 25-26 जनवरी के बाद, जब थोड़ा सा वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और धूप तो काफ़ी ज़्यादा उस समय में रहता ही है, उस समय में इसकी ट्रांसप्लांटिंग या रोपनी करते हैं। और रोपनी करने के बाद अभी इस समय में पौधे कम से कम 1-1.5 महीने का हो गया है। इसमें मुख्य समस्या हमारे खरपतवार की हो जाती है और खरपतवार के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हैंड वीडिंग करें या कोनो वीडर से जो है ना खरपतवार को निकाल दें। यदि ज़्यादा इसका प्रकोप है, खरपतवार की समस्या है, तब हम सजेस्ट करेंगे कि एक 20 पैरीबैक सोडियम नाम का एक दवा मिलता है जो कि काफ़ी असरदार है और उसका 0.5 लीटर 500 लीटर पानी में घोल करके, मतलब आधा लीटर हुआ दवा 20 पैरीबैक सोडियम और 500 लीटर पानी हुआ, इसमें घोल करके प्रति हेक्टेयर इसका छिड़काव करने से खरपतवार की समस्या दूर हो सकती है। बोरो धान के खेत को हमेशा नम रखें, कभी भी खेत पे दरार नहीं पड़ने दें। बोरो धान में सिंचाई की नाजुक अवस्था रोपाई के समय, कली निकलने के समय, फूल आने के पूर्व, फूल आने के समय एवं बाली में दाना बनने के समय है। परिपक्वता के 15 दिनों पूर्व खेत से पानी निकाल दें। मुख्य बात बोरो धान में ये है कि पानी का हमेशा ध्यान रखें। स्टैंडिंग वाटर कम से कम आधा 1 इंच जरूरी है। और उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए तो हम बता ही दिए हैं, प्रति कट्ठा के हिसाब से हम बताएंगे। ऊपर जो धान में बेसल डोज तो यूरिया का डालते ही हैं नाइट्रोजन का, उसके बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं, 2 बार करेंगे। 2 बार में 1 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से यूरिया का उपयोग करने से धान की जो बढ़वार आती है अच्छी रहेगी। उसमें
20 से 25 दिन बाद अजोला का छिड़काव खेत में एक बार यदि कर दिया जाए तो अपने आप ये पूरा खेत में आच्छादित हो जाएगा और इससे वायुमंडल का नाइट्रोजन जमीन के अंदर में आ जाता है। जैसे लिग्यूमिनस क्रॉप में दलहन में हम लोगों को लिग्यूम के थ्रू आता है, उसी तरह से अजोला जो है मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करता है और धान की उपज अच्छी आएगी इससे। इसके बाद इसमें चूँकि ये ठंड में ये धान होता है, इसको कहते हैं विंटर राइस भी बोलते हैं, और नमी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, धूप काफ़ी अच्छी रहती है, तो कीड़े और बीमारी का प्रकोप बहुत ही कम होता है। तना बेधक इस कीट की मादा पत्तियों पर समूह में अंडा देती है। अंडों से सूड़ियां निकलकर तनों में घुसकर मुख्य सूट को क्षति पहुंचाती है, जिससे बढ़वार की स्थिति में मृत गोभ तथा बालियां आने पर सफेद बाली दिखाई देती है। बचाव व रोकथाम। खेत एवं मेड़ों को घास मुक्त एवं मेड़ों की छटाई करना चाहिए, समय से रोपाई करना चाहिए, फसल की साप्ताहिक निगरानी करना चाहिए और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तना बेधक कीट के पूर्वानुमान एवं नियंत्रण हेतु 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी में। तो भी तना छेदक कीड़ा कुछ समय के बाद इसमें आना शुरू होगा। इसके लिए जो सबसे अच्छा जो पुराना दवा है या अभी भी कह सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड नाम का जो दवा है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इमिडाक्लोप्रिड 36 EC 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करने से तना छेदक को कंट्रोल किया जा सकता है। और बीमारी के का जहाँ तक सवाल है कोई खास समस्या नहीं होती है, लेकिन तो भी यदि एक भूरा धब्बा या ब्राउन स्पॉट बीमारी कहते हैं पत्ती के ऊपर में कभी दिखाई पड़े तो उसमें मैंकोजेब 75 WP जो कि बाजार में इंडोफिल 75 के नाम से आता है या जो भी हो, साफ भी एक दवा है जिसमें कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब मिला रहता है, उसका प्रयोग करने से इस बीमारी से निजात कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मखाना की खेती अपने राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय किसान इसकी रोपाई के काम में लगे होंगे। तो मखाना की रोपाई करते समय आप किन किन प्रबंधनों को अपनाएं और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। मखाना अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मखाना की खेती सबसे अधिक भारत में होती है। भारत की बात की जाए तो बिहार में मखाना की खेती सबसे अधिक होती है। ये पौष्टिकता से भरपूर फल है। इसका उपयोग मिठाई, नमकीन और खीर बनाने में भी किया जाता है। मखाना उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्म मौसम और पानी इस मखाना की फसल को उगाने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, कोसी के आसपास के जो कोसी रीजन के जिले हैं
जहाँ पर किसानों की ऐसी ज़मीन जहाँ पर लगातार पानी जमा रहता है, 2 से 3 फीट भी अगर उनके खेत में पानी जमा है और कोई फसल की खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो मखाना की खेती, मखाना के साथ मछली की खेती और सिंघाड़ा की खेती भी कर करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कि कोसी सीमांचल में जो कृषि महाविद्यालय पूर्णिया है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भाग है, ये मखाना पर विशेष रूप से रिसर्च कर रहा है, जिसके तहत 2012 से लेकर के अब तक जो भी काम हुआ है उसमें मखाना की एक प्रजाति सबौर मखाना वन और मखाना की विभिन्न तकनीकियों का विकास हुआ है। मखाना की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जलाशयों, तालाबों और निचली जमीन में रुके हुए पानी में इसकी अच्छी उपज होती है। निचली भूमि जिसमें धान की खेती होती है, वहाँ मखाने का अच्छा उत्पादन होता है। मखाना तालाब या पोखर की मिट्टी में उगाया जाता है। पहले तालाब या पोखर की पूरी तरह से सफाई की जाती है, फिर बीजों का छिड़काव किया जाता है। जिस पोखर में एक बार मखाना उगाया जा चुका है, उसमें दोबारा बीज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली फसल से नए पौधे उग आते हैं। रोपाई के समय तालाबों में किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं होती, बस तालाब में उग रहे जलीय खरपतवारों को निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप खेत में मखाना रोपना चाहते हैं तो धान की खेत के समान ही खेत की तैयारी करें। आप ये देख सकते हैं कि जितना भी जल जमाव क्षेत्र है बिहार में टोटल 9.12 लाख हेक्टेयर है, और इस जमाव क्षेत्र का जैसे उनको ये लगता है कि हम उसमें कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को भूमिहीन समझ रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन का उपयोग करेंगे। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भूमिगत जल का दोहन करके मखाना की खेती करें। इसके तहत अब मखाना की खेती की पहले 5 से 6 फीट गहराई तक पानी में किया जाता था, अब 1.5 से 2 फीट, मतलब आप तालाब पद्धति से खेत पद्धति में हम लोग आ गए हैं। जहाँ तक खाद उर्वरकों का सवाल है तो गोबर की खाद लगभग 12 टन, महुआ की खली 6 कुंटल, नीम की खली 7 कुंटल, करंज की खली 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा उर्वरकों में यूरिया 180 किलोग्राम, डीएपी 100 किलोग्राम, पोटाश 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज होता है, जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसकी नर्सरी डाला जाता है, और नर्सरी जब तैयार हो जाता है 55 से 60 दिन बाद 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग 1 से 1.25 मीटर दूरी पर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, और फिर इसको 1 फीट तक पानी मेंटेन रखते हैं, और अप्रैल से जून तक इसमें 1.5 फीट पानी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग की कंडीशन होती है, और जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सामान्य रूप से किसान जो पुरानी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं 18 से 21 क्विंटल पर हेक्टेयर मखाना का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये सबौर मखाना वन जो प्रजाति है 32 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन हो रहा है। मखाना की लावा बनाने के लिए जो आप देख सकते हैं पुरानी पद्धति कैसे किसान इस पर कितनी मेहनत से लावा बना के तैयार करता है, और इसको बना करके कैसे मार्केट में अच्छी क्वालिटी का लावा ले जाकर दिया जा सकता है, ये काम किया जा रहा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।